एक अंधेरी रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कभी कभी आकाश को चीरती हुई चमक जाती। 10 साल की रिया अपने पुराने लकड़ी के बक्से से एक गुड़िया निकाल रही थी। ये गुड़िया उसकी दादी की थी। बहुत पुरानी और थोड़ी टूटी हुई। उसकी आंखें कांच की थीं, ठंडी, चमकती और अजीब तरह से असली लगने वाली। रिया ने गुड़िया को ध्यान से देखा। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, कमरे में हल्की सरसराहट हुई, मानो कोई उसके पास फुसफुसा रहा हो। रिया ने सिर घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। फिर अचानक गुड़िया की आंखें हल्की नीली चमकने लगीं। तुम मुझे सुन सकती हो? एक धीमी, घबराई हुई आवाज आई। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। गुड़िया ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत थी, निशा। सब उसे चुड़ैल कहते थे, लेकिन वो बस एक साधारण औरत थी। एक रात गांव वालों ने उसे पकड़कर इस घर के पिछवाड़े में दफना दिया, और अब उसकी आत्मा हर रात किसी से बात करने के लिए भटकती है। रिया कांप गई। उसने गुड़िया को जमीन पर रख दिया और अपने बिस्तर में घुस गई। लेकिन तब दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रिया ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे पीछे की ओर जा रहे थे। उसने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने गुड़िया की ओर देखा। अब उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। अगले दिन रिया ने अपनी दादी से इस गुड़िया के बारे में पूछा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। रिया, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ मिली? मेरे पुराने बक्से में थी दादी। दादी कांप उठी। ये वही गुड़िया है जो उस औरत की थी, निशा की। उसे मरने से पहले उसकी बेटी को दे दिया गया था, लेकिन जब गांव वालों ने उसे जलाया, तब से ये गुड़िया उसके दर्द को संजोए हुए है। रिया ने उस रात एक फैसला किया। वो गुड़िया को लेकर पीछे के आंगन में गई और उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, एक भयानक चीख गूंज उठी। रिया कांप गई, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। अब रिया की जिंदगी पहले जैसी थी। लेकिन कभी कभी जब वो अकेली होती, उसे लगता कि कोई अब भी उसके कानों में फुसफुसा रहा है, जैसे गुड़िया की आंखें अब भी उसे देख रही हों। रिया को लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसने गुड़िया को जला दिया था, और उसके साथ ही उस डरावनी आवाज का अंत भी हो गया था। लेकिन कुछ चीजें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उस रात रिया गहरी नींद में थी, लेकिन अचानक उसकी आंख खुली। कमरा ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। उसने धीरे से करवट ली और देखा कि खिड़की खुली थी, लेकिन उसे याद था कि उसने सोने से पहले इसे बंद किया था। तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। रिया, वो आवाज जानी पहचानी थी। वही धीमी, सिसकती हुई फुसफुसाहट जो गुड़िया के जलने से पहले उसे सुनाई देती थी। कौन है?" रिया ने हकलाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन खिड़की के पास कुछ हिल रहा था, एक परछाई। अगली सुबह रिया ने सोचा कि रात की घटनाएं बस उसका भ्रम थीं। लेकिन जब उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी, तो उसके चेहरे पर हल्की खरोंच के निशान थे। उसने घबराकर अपनी मां को बुलाया। रिया, ये निशान कैसे लगे? उसकी मां परेशान हो गई। मुझे नहीं पता मां, शायद रात में। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसकी नजर शीशे में गई। उसकी परछाई थोड़ी देर के लिए रुकी हुई थी, जैसे वो अलग से हिल रही हो, और उसकी आंखें, वो कांच की तरह चमक रही थीं। रिया अब इस रहस्य को और नहीं झेल सकती थी। उसने अपनी दादी से मदद मांगी। दादी उसे घर की पुरानी किताबों की अलमारी के पास ले गईं। रिया, यह सब उसी चुड़ैल निशा से जुड़ा है। गुड़िया को जलाने से उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि उसने कुछ और ताकतवर रूप ले लिया। तो अब मैं क्या करूं? दादी ने एक पुराना पीला पड़ चुका पन्ना खोला। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां निशा को दफनाया गया था, और जो कुछ उसने अधूरा छोड़ा था, उसे पूरा करना होगा। रिया अपने दोस्त कबीर को लेकर गांव के पुराने कब्रिस्तान पहुंची। चारों तरफ कोहरा था, और पेड़ों की शाखाएं किसी कंकाल की तरह झुकी हुई थीं। तुम पक्का हो कि यही जगह है? कबीर ने डरते हुए पूछा। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसने जमीन को छूकर महसूस किया। यहां से एक ठंडी हवा उठ रही थी। तभी जमीन के नीचे से एक हल्की कंपन हुई। फिर अचानक मिट्टी खुद ब खुद हिलने लगी, और वहां एक कंकाल जैसी हाथ की उंगलियां जमीन से बाहर निकल आईं। रिया और कबीर के सामने जमीन धीरे धीरे हिलने लगी।
मिट्टी में दरारें पड़ गईं और उसके नीचे से एक सड़ी गली हड्डियों वाली हाथ की उंगलियां निकल आईं। ठंडी हवा जोर से चलने लगी और कब्रिस्तान की घास सरसराने लगी। तभी एक घुटी हुई आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। रिया और कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। सामने जमीन से एक कंकाल सी आकृति निकल रही थी, जिसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो गुड़िया में थी। ननिशा, रिया ने कांपते हुए कहा। कंकाल धीरे धीरे एक धुंधली छाया में बदल गया। अब वहां एक औरत खड़ी थी, बिखरे बाल, फटे कपड़े और चेहरा ऐसा जैसे सदियों का दर्द उसमें समाया हो। मुझे इंसानों ने जलाया था, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया गया। अब मैं तुम्हें भी चैन से जीने नहीं दूंगी। रिया कांप गई। उसे अब समझ आया कि गुड़िया कोई आम चीज नहीं थी। उसमें निशा की बेटी की आत्मा कैद थी, और जब रिया ने उसे जला दिया तो उसकी पीड़ा और बढ़ गई। मैंने तुम्हें जलाने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस डर गई थी, रिया ने हकलाते हुए कहा। निशा की आत्मा की आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो, निशा ने धीमे से कहा, तो मेरी बेटी को मुक्त करो। रिया ने अपनी दादी की किताबों में पढ़ा था कि आत्मा को मुक्ति देने के लिए उसे उसकी आखिरी निशानी वापस देनी होगी। लेकिन गुड़िया तो जल चुकी थी। क्या कोई और तरीका है? कबीर ने धीरे से अपने बैग से एक पुरानी चूड़ी निकाली। रिया, ये तुम्हें तुम्हारी दादी ने दी थी ना? क्या ये निशा की बेटी की हो सकती है? रिया को याद आया, ये चूड़ी उसी पुराने बक्से में थी जहां से उसे गुड़िया मिली थी। रिया ने वह चूड़ी आत्मा के सामने रखी। ये लो, तुम्हारी बेटी की आखिरी निशानी। अचानक हवा रुक गई। निशा की आत्मा ने चूड़ी को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और फिर एक पल में वो नीली रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गई। रिया और कबीर ने एक लंबी सांस ली। कब्रिस्तान अब शांत था। हवा में अब वो ठंडक नहीं थी और दूर से मुर्गे की बांग सुनाई देने लगी। क्या सब खत्म हो गया? कबीर ने पूछा। रिया ने कब्र की ओर देखा। अब वहां कोई हलचल नहीं थी। शायद हां, वो दोनों घर की ओर चल दिए। लेकिन जब रिया अपने घर पहुंची तो उसे अपने बिस्तर पर कुछ पड़ा हुआ दिखा। एक पुरानी जली हुई गुड़िया, जिसकी कांच की आंखें अब भी उसे घूर रही थीं। क्या निशा की आत्मा अब मुक्त होगी, या रिया ने अनजाने में कुछ और बड़ा खतरा बुला लिया?